एआई समिट में नंग धड़ंग प्रदर्शन पर सियासत क्यों गरमाई हुई है, पहली खबर रहेगी। राज्यसभा की 5वीं सीट पर पॉलिटिक्स को समझाएंगे आप तक। और तीसरी खबर होगी मैथिली के ज्ञान पर, खेसारी का ज्ञान क्या है वो समझाएंगे। चौथी खबर होगी कि निकाय चुनाव से पहले नशे का खेल क्या है, क्या चल रहा है नशे का खेल, वो खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं। दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया है, जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली से लेकर बेतिया तक पूरे देश में मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश की छवि खराब करने तक का आरोप लगा डाला। एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नंग धड़ंग प्रदर्शन के बाद सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रदर्शन पर सियासत उफान पर है। एआई इंपैक्ट समिट में कांग्रेस के हंगामे के बाद सवाल उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ देश भर में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पटना से लेकर बेतिया तक कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी माफी मांगे के नारे लगाए। मुंबई के मुलुंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ काले झंडे दिखाए। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आयकर गोलंबर पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बेतिया में बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एआई इंपैक्ट समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद पार्टी की जमकर फजीहत हो रही है। एनडीए ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को शर्मनाक बताया है। पूरी दुनिया इसको देख करके तारीफ कर रही है, भारत के एआई पावर को सैल्यूट कर रही है। उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है। जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है, वो बहुत ही शर्मनाक है। और किसी भी पैरामीटर पे इस तरह की हरकत करना उनकी राजनीति जैसी जो गिरावट है उनकी राजनीति में वो दर्शाती। जो राहुल गांधी जी के उकसावे पर इस तरह की हरकत करते हैं, उससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है। श्रीमान राहुल गांधी जी, आपकी मानसिकता, आपकी रुग्णता और नग्नता राजनीति को लज्जित कर रहा है। एआई इंपैक्ट समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन से कई सवाल उठ रहे हैं। समिट के दौरान कांग्रेस के हंगामे को बीजेपी ने राहुल गांधी और उनके समर्थकों की सोची समझी रणनीति हिस्सा बताया है। समिट में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई वैश्विक कंपनियों के प्रमुख मौजूद थे। ऐसे में विरोध की टाइमिंग और तरीके को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर सियासी बहस जारी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, पटना से धर्मेंद्र कुमार और बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। तो चलिए, कांग्रेस के नंग धड़ंग प्रदर्शन और उस पर सियासत हो रही है उसको समझाते हैं आपको। एआई समिट में यूथ कांग्रेस की टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया है। अब बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का विरोध किया। राहुल गांधी के घर के बाहर तक प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस के लिए एआई का मतलब एंटी इंडिया है। बात उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत की छवि वैश्विक स्तर पर धूमिल करने की कोशिश शर्मनाक है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या एआई समिट में नंग धड़ंग प्रदर्शन कांग्रेस के अहंकार और हताशा का नतीजा है? क्या नंग धड़ंग प्रदर्शन कर कांग्रेस वैश्विक मंच पर देश का अपमान कर रही है? प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में ये सब अब देश का विरोध करने लगे हैं क्या? अब आपको यह भी बता दें कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 16 से 21 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। और
अब आपको यह भी समझना होगा कि एआई समिट खास क्यों है, यह भी समझिए। पहली बार भारत में यह एआई समिट हो रहा है। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों इसमें शामिल हुए हैं। 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इसमें शामिल हुए हैं और उन सबके सामने कांग्रेस ने यह नंग धड़ंग प्रदर्शन किया है। यहां तक कि गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के ऑल्टमैन और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स जैसी हस्तियां भी एआई समिट में शामिल हुई। अगर एआई समिट के सफर की बात करें तो 2023 में ब्रिटेन में हुआ था, तब वहां पर हुआ। एआई के खतरे 2024 में एआई समिट साउथ कोरिया में हुआ, उसका मुद्दा था इनोवेशन। 2025 फ्रांस में एआई समिट हुआ जिसका मुद्दा था एक्शन। और अब जबकि 2026 में भारत में हो रहा है एआई समिट, इसका मुद्दा है आम आदमी तक पहुंचाना। बात बिहार की करेंगे। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर 16 मार्च को वोटिंग होनी है। 4 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है, लेकिन 5वीं सीट के लिए शहमात का खेल चल रहा है। राज्यसभा की सीट के लिए सियासी जोड़ तोड़ के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया। कुशवाहा ने कहा कि एनडीए 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। विपक्ष के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। कुशवाहा के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई लोग सपोर्ट में ऐसे ही पहले से संपर्क में हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी खींचतान शुरू हो गई है। इस बीच आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत होगी, क्योंकि विपक्ष के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। सपोर्ट की बात जहां तक है तो हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई लोग सपोर्ट में ऐसे ही पहले ही से संपर्क में हैं। अलग अलग पार्टी के लोग संपर्क में हैं। तो उस परिस्थिति में कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5 का 5 सीट एनडीए के खाते में होना तय है। राज्यसभा के लिए खुद की दावेदारी पर भी उपेंद्र कुशवाहा खुलकर बोले। कुशवाहा ने यह भी कहा कि एनडीए के नेता आपस में तय करेंगे। उन्होंने इसे पूरी तरह एनडीए का आंतरिक मामला बताया। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर नेताओं का सियासी गुणागणित जारी है। ऐसे में कुशवाहा के इस बयान पर कि एनडीए 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और विपक्ष के कई नेता एनडीए के संपर्क में हैं, सियासत सुलग गई है। उपेंद्र कुशवाहा जी से तो उनकी अपनी पार्टी के लोग संपर्क में नहीं हैं। भाई पत्नी, बेटा, बहू, इसके अलावा तो पार्टी में किसी को जगह वो देते नहीं है। तो खुद उनकी पार्टी के लोग उनको अपना नेता नहीं मानते हैं और उनसे दूसरे दलों के लोग संपर्क में हैं। 5वीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन में शहमात का खेल शुरू हो चुका है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का बयान सियासी लिहाज से बेहद अहम है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आइए अब राज्यसभा की 5वीं सीट पर पॉलिटिक्स को समझाते हैं। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। अब किस किस नेता की सीटें खाली हो रही, सबसे पहले वो समझ लीजिए। आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जेडीयू से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल पूरा हो रहा है और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। यानी अभी महागठबंधन की 2 और एनडीए की 3 सीटें खाली हो रही हैं। बिहार विधानसभा की बात करें तो अभी बिहार विधानसभा में एनडीए के 202 विधायक हैं, महागठबंधन के 35 विधायक हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 और मायावती की बीएसपी का 1 विधायक है। एनडीए की बात करें तो बिहार विधानसभा में जेडीयू के पास 85 विधायक हैं। ऐसे में जेडीयू की 2 सीटें पक्की हैं जो अभी उनके पास है। बीजेपी की भी 2 सीटें पक्की हैं क्योंकि बिहार विधानसभा में बीजेपी के 89 विधायक हैं। यानी 2 सीट के लिए जरूरी 82 की संख्या से 7 ज्यादा। मतलब यह कि एनडीए की 4 सीटें पक्की हैं, 2 बीजेपी की और 2 जेडीयू की सीटें पक्की हैं। अब बची 5वीं सीट जिसको लेकर चुनावी जद्दोजहद तेज है। ऐसे में राज्यसभा की 5वीं सीट पर पॉलिटिक्स को समझिए। 1 सीट के लिए चाहिए होते हैं 41 वोट। ऐसे में 5
सीटों के लिए जीतने के लिए चाहिए 205 वोट, यानी कि 205 विधायक चाहिए, यानी सभी 5 सीटें जीतने के लिए 205 सीट चाहिए, जबकि एनडीए के पास 202 सीट्स हैं, यानी एनडीए की 5वीं सीट के लिए अतिरिक्त 3 वोटों की जरूरत पड़ेगी। और आरएलएम के अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा ने यह जो दावा किया है कि 5 सीट पर एनडीए की जीत होगी, विपक्ष के कई विधायक एनडीए के संपर्क में। उपेंद्र कुशवाहा ने इस तरह का जो बयान दिया है वो क्यों दिया है वो भी समझिए। जिन खाली हो रही सीटों पर चुनाव होना है उनमें एक उपेंद्र कुशवाहा की सीट है। एनडीए के बाकी दल चाहेंगे तभी उपेंद्र कुशवाहा रिपीट हो सकते हैं। 5वीं सीट से राज्यसभा जाने की उपेंद्र कुशवाहा की आस भी होगी। अगर महागठबंधन इस सीट पर दावेदारी करे तो आरजेडी को एक सीट के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। वो क्यों करनी पड़ेगी वो भी समझिए, क्योंकि महागठबंधन के पास कुल 35 ही सीटें हैं और चाहिए कितनी होती है 41। आरजेडी के पास कितनी है 25, कांग्रेस के पास कितनी है 6, सीपीआई एमएल की 2, सीपीएम की 1 और आईआईपी की 1 सीट है, यानी कि राज्यसभा की 1 सीट के लिए जरूरी 41 की संख्या से 6 कम। अब अगर आरजेडी को 5वीं सीट चाहिए तो उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों के समर्थन के साथ साथ बीएसपी के 1 विधायक के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। यानी आरजेडी को अगर सीट चाहिए तो महागठबंधन के साथ साथ एआईएमआईएम और बीएसपी का समर्थन लेना ही होगा। अगर ये मतलब ये कि 5वीं सीट के लिए जोड़तोड़ बहुत जरूरी है। दोनों गठबंधन पूरा दमखम लगाएंगे। एनडीए को 3 और महागठबंधन को 6 सीटों की जरूरत है। हालांकि महागठबंधन के सामने चुनौती बड़ी है। महागठबंधन के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती है। अपने विधायकों के साथ साथ एआईएमआईएम के 5 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए को 5वीं सीट के लिए अतिरिक्त 3 वोटों की जरूरत है। उसे 3 वोटों का जुगाड़ करना है एनडीए को, महागठबंधन को 6 वोटों का जुगाड़ करना है। अब बात मैथिली ठाकुर की भी कर लेते हैं। पहली बार बीजेपी की विधायक बनी मैथिली ठाकुर के धृतराष्ट्र और दुर्योधन वाले बयान पर सियासी उबाल है। मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में लालू प्रसाद की तुलना धृतराष्ट्र और तेजस्वी की तुलना दुर्योधन से कर डाली। मैथिली के बयान पर खेसारी लाल यादव आग बबूला हो गए। उन्होंने भी कुछ बयान दे दिया और जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। पहली बार विधायक बनी मैथिली ठाकुर के धृतराष्ट्र और दुर्योधन वाले बयान पर बिहार की सियासत उबल गई है। गुरुवार को विधानसभा में बोलते हुए मैथिली ठाकुर ने लालू प्रसाद की तुलना धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव की तुलना दुर्योधन से कर दी। मैथिली ने विधानसभा में क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। कि वो बिहार सभी को याद है। जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। और उससे भी बड़ी बात है कि वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। मैथिली ठाकुर ने सदन में लालू प्रसाद को धृतराष्ट्र कहा और तेजस्वी यादव को दुर्योधन बता दिया। मैथिली के इस बयान पर भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने पलटवार किया। खेसारी लाल ने कहा कि मैथिली का ज्ञान बहुत कम है, कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो इंसान ऐसे ही बोलता है। देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद मिलना चाहिए। खेसारी लाल यादव ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, लेकिन मैथिली के बयान पर खेसारी ने फिर सियासी पलटवार किया है। अब खेसारी लाल के बयान पर सियासत गर्मा गई है। हालांकि मैथिली ने अपने भाषण में सीधे सीधे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैथिली के बयान पर सियासी महाभारत शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब मैथिली के ज्ञान पर खेसारी का ज्ञान क्या है वो भी समझ लीजिए। मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में बयान दिया। मैथिली ने कहा है कि भ्रष्ट राष्ट्र से लालू प्रसाद की उन्होंने तुलना की है, हालांकि नाम नहीं लिया।
जो इशारा था वो यही कह रहा है कि उन्होंने लालू प्रसाद की धृतराष्ट्र से तुलना की, दुर्योधन से तेजस्वी की तुलना की गई है, लेकिन यहां भी खुलकर नाम नहीं लिया गया। मैथिली के बयान पर सियासी महाभारत तेज हो गई। मैथिली के ज्ञान पर खेसारी लाल ने सवाल उठा दिए। खेसारी लाल ने कहा कि मैथिली का ज्ञान बहुत कम है। खेसारी ने कहा है कि कम उम्र में ज्यादा उपलब्धि मिल गई है। खेसारी लाल के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। अब बात करते हैं नशा तस्करों की। नशा तस्करों पर कार्रवाई हो रही है। निकाय चुनाव से पहले पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम एक्शन मोड में है। ताबड़तोड़ छापेमारी कर तस्करों की कमर तोड़ी जा रही है। रांची और सिमडेगा में भी नशा कारोबारियों पर पुलिस का बड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर खबर समझाते हैं। झारखंड में निकाय चुनाव से पहले प्रशासन ने नशा तस्करों और शराब माफिया पर कड़ा शिकंजा कस दिया है। रेलवे से लेकर जिला स्तर तक छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और शराब की दुकानों पर ताले लग रहे हैं। रांची से लेकर सिमडेगा तक नशा तस्करों पर कार्रवाई हुई। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी रांची की। निकाय चुनाव से पहले उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी करते हुए रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में चल रही एक अवैध मिनी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और स्प्रिट की खेप जब्त की गई। हजारों पीस जार को भी जब्त किया गया। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक ये मिनी शराब फैक्ट्री एक गोदाम में संचालित की जा रही थी। गोदाम को रामगढ़ के निवासी असलम फैजल ने किराए पर लिया था, लेकिन गोदाम का इस्तेमाल अवैध कार्य के लिए किया जा रहा था। तो सिमडेगा में भी नशा कारोबारियों पर पुलिस का बड़ा प्रहार देखने को मिला। पुलिस ने कोलेबिरा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर करीब 1 करोड़ रुपए की अफीम की अवैध खेती को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में अफीम की खेती करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रशासन का कहना है कि चुनावी माहौल को बिगाड़ने वाली किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों में खूंटी और सिमडेगा के साथ ओडिशा के लोग भी शामिल हैं। साफ है, झारखंड प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरत रहा। सवाल यही है, क्या ये सख्ती चुनाव के बाद भी रहेगी? क्या इस सख्ती से नशा कारोबारियों की कमर टूटेगी? न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और सिमडेगा से श्रीराम पुरी की रिपोर्ट। और निकाय चुनाव से पहले नशे के खेल को भी समझ लीजिए। झारखंड में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मतदान से पहले 2 दिन की शराबबंदी है। 21 फरवरी शाम से 24 फरवरी सुबह तक ड्राई डे रहेंगे। शराब तस्कर 2 दिनों के लिए शराब इकट्ठा कर रहे हैं। शराब का स्टॉक जमा कर रहे हैं। शराब तस्कर अवैध रूप से शराब भी बनाई जा रही है। शराब से चुनाव को प्रभावित करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। निकाय चुनाव से पहले नशे के खिलाड़ियों पर नकेल को समझिए। अब नशा तस्करों के लिए कार्रवाई तेज की गई है। शराब की खेप पकड़ी जा रही है। अवैध शराब फैक्ट्रियों को नष्ट किया जा रहा है। खुले सूखे नशे के कारोबार पर चोट की जा रही है। अफीम की फसल को बर्बाद किया जा रहा है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार में पिछले कुछ दिनों में लड़कियां लगातार गायब हो रही हैं। उसकी चर्चा बिहार के हर जिले में हो रही है। इसी का असर है कि कहीं भी कोई संदिग्ध दिख जा रहा है तो लोग उसे बच्चा चोर समझकर पीट रहे हैं। कई जिलों में ऐसी खबरें आई हैं जहां लोगों ने बच्चा चोर समझकर लोगों की पिटाई कर दी। ऐसे में अब पुलिस के सामने 2 चैलेंज हैं। एक लड़की को ढूंढना, दूसरा जो बच्चा चोर की अफवाह फैलाई जा रही है उसको रोकना। अब इन दोनों चैलेंजों से पुलिस कैसे निपटती है वो देखने वाली बात होगी। सबसे पहले एक रिपोर्ट। बिहार में बढ़ रही बच्चा चोरी की घटनाएं। क्या है लड़कियों के गायब होने की सच्चाई? जनता के बीच टेंशन, पुलिस की बड़ी चुनौती। बिहार में बच्चा चोरी और लड़कियों के गायब होने की खबरों ने एक तरफ जहां आम लोगों की चिंता तो दूसरी तरफ पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। लोगों में बच्चा चोरी का खौफ इस कदर बढ़ गया है, किसी भी व्यक्ति पर शक होते ही लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। और इसकी वजह है पिछले कुछ दिनों में गायब हुई लड़कियां, जिसमें औरंगाबाद से 4 नाबालिग लड़कियां गायब हुई, जिन्हें हरियाणा के गुरुग्राम से बरामद किया गया। भागलपुर से 2 बहनें गायब हुई, जिन्हें मुंबई से बरामद किया गया। बेतिया से 5 नाबालिग लड़कियां गायब हुई, जिनका लोकेशन दिल्ली मिला। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बिहार में नाबालिग लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं? लड़कियां दिल्ली, मुंबई
क्यों भाग रही हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है? लड़कियों के गायब होने की खबर से लोग किस कदर डरे हुए हैं, इसका अंदाजा कटिहार और गयाजी में हुई 2 घटनाओं से समझा जा सकता है। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में भीख मांगने वाली 3 महिलाओं को लोगों ने बच्चा चोर समझकर पीट दिया, जबकि मनसाही थाना क्षेत्र में भी मानसिक रूप से बीमार एक महिला को बच्चा चोर समझ लोगों ने महिला की पिटाई कर दी। कि अगर ऐसा कहीं भी मामला आता है तो आप तुरंत वहाँ की लोकल थाना को, एसपी सर को या एसडीपीओ जो भी है वहाँ के, उनको संपर्क करें। 112 की भी जो हम लोग की नंबर है उस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा अगर कहीं भी मामला आता है तो पब्लिक हम लोग को सहयोग करे, हम लोग तुरंत कार्रवाई करें। ऐसी ही घटना गयाजी से सामने आई, जहाँ एक स्कूल शिक्षिका के पति को लोगों ने बच्चा चोर समझकर पीट दिया। जानकारी के मुताबिक महिला बेलागंज में एक स्कूल में शिक्षिका है, जबकि उनके पति कानपुर रहते हैं, जो कुछ दिन पहले ही अपनी पत्नी से मिलने गयाजी पहुंचे थे। पीड़ित एक दुकान से सामान खरीदने गए थे, जहां मौजूद बच्चों को उन्होंने प्यार से चॉकलेट दे दिया। ऊपर से उनकी भाषा अलग होने की वजह से लोगों को लगा कि वो बच्चा चोर है, जिस पर लोगों ने पहले तो उनकी पिटाई की और फिर उनकी गाड़ी को भी तोड़ दिया। है कि अफवाहों पे नहीं ध्यान दें। जो भी अगर आपको लगता है कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आपको पुलिस को नज़दीकी थाना है या 112 के तहत, या हम लोगों द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, या हमारा सोशल मीडिया का पेज है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सभी जगह पे उपलब्ध है। वहाँ पे भी आप सूचना देंगे। हमारी टीम जो है लगातार उसको मॉनिटर करती रहती है सूचनाओं को। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है, अगर किसी व्यक्ति पर बच्चा चोर का शक है तो वो पुलिस को सूचना दे, खुद कानून को हाथ में ना ले। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही इन्हें फैलाएं। किसी भी संदिग्ध को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दें, खुद कानून हाथ में ना लें। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए गए संदेश या वीडियो को शेयर ना करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार और मोहल्ले में जागरूकता बढ़ाएं। अफवाह फैलाने वालों को रोकें और समझाएं। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। बच्चा चोरी के आरोप में किसी को पीटना और कानून हाथ में लेना गलत है, जिसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नाबालिग लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं? पुलिस इन तमाम मामलों की जांच कर रही है ताकि बिहार से नाबालिग लड़कियों के गायब होने की गुत्थी को सुलझाया जा सके। गयाजी से एलन नीली और कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।